Hello and a very warm welcome to all of you. I hope all of you are doing good. So, this is the second part of our video ethical dilemmas and issues at workplace. हमारे पहले वीडियो में हमने प्रॉपर डिस्कस किया है कि एथिकल डायलेमास क्या होते हैं, इश्यूज़ क्या होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू आप जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका वर्क प्लेस है उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये हम लोगों ने बात की थी। हमने बात की थी एथिकल डिलेमा क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या रीज़न से आपके एथिकल डिलेमास हो सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक वाज व्हाट आर द एथिकल डिलेमास विच आर फेस्ड बाय द मैनेजर ऑफ अ कंपनी। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की तो बात की थी, साथ ही साथ हमने मैनेजर्स की बात की थी। देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेक होल्डर्स के कारण कभी कभी कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, क्या होते हैं एम्प्लॉयज़ के मॉरल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनके क्या होते हैं, उनकी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनसाइड ट्रेडिंग, ब्राइब्स, किकबैक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, राइट। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एथिकल बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, राइट। अभी एथिकल बिहेवियर आप वर्क प्लेस से बात करते हैं तो हम लोगों को बेसिकली देखना है कि एथिक्स है, एथिक्स इज समथिंग गोज बियॉन्ड द लॉ, दैट इज़ बियॉन्ड योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑब्वियसली एथिकल कमेटी वगैरह बनाई हुई है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर डेस्क पे बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो डू यू थिंक इट इज़ एथिकल कि आप वहाँ पे बैठ के अपना पर्सनल ईमेल्स चेक कर रहे हैं, या पर्सनल ग्रुप्स पे चैट कर रहे हैं, या ऑफिस टाइमिंग में आप कुछ बाहर का फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, या फिर आप ऑफिस टाइमिंग्स में ही कहीं बाहर से लास्ट वीडियो ऑल्सो आई गिव यू एग्जांपल कि बाहर से लंच मंगवा लिया, किसी साथ लंच कर लिया, एंड देन यू सेइंग कि नहीं कंपनी वाले में हो रहा है। आप वहाँ के जो पर्सनल आपके जो वहाँ के जो ऑफिस के बिलोंगिंग्स हैं उसको आप अपने पर्सनल यूज़ में क्या यूज़ कर ले रहे हैं। आफ्टर ऑल जा तो रहा है कंपनी का पैसा ना, और क्या कंपनी जो है वो तो आपको आपकी सैलरी का पूरा दे ही रही है। देन डू यू थिंक इट इज़ राइट that without the proper knowledge of the employer you are using his or her stuff? तो आप मेल चेक कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली इस सब चीज़ के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनाती हैं कि इस समय पे आप ये नहीं कर सकते कि नहीं, बट देन यू हैव अ क्लोज क्यूबिकल, नोबडी नोज, यू हैव अ चाइल्ड, यू हैव अ ब्रदर हु कम्स टू योर ऑफिस, यू हैव अ क्लोज क्यूबिकल, आप अपना बच्चे का स्कूल का प्रोजेक्ट आप यहाँ पे पूरा निकाल रहे हो आपके कंप्यूटर स्कूल के प्रिंट आउट पे, तो इज़ इट एथिकल? क्या ये सही है कि आप जब उस समय जब आप काम कर रहे हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का मनी यूज़ कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप उसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लें? तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि किसी को लगता है कि भैया हम यहाँ काम कर रहे हैं तो कंपनी भी तो हमारे लिए काम करे, एक प्रिंट आउट तो निकालें, कितना लग रहा है बच्चे के प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट में, बट डू यू थिंक इट इज़ राइट? तो लोग जनरली कहते हैं कि एथिक्स एक बहुत डायनामिक इशू है, और कभी कभी ना वो वही एथिकल डिलेमा आ जाता है कि किन्हीं लोगों को लगता है कि नहीं चलो ये छोटी सी बात है, सही है, लेकिन ये छोटी सी बात अगर 1,000 एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में और सब कोई करने लगे और सब निकालने लगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, काफ़ी पैसे लगते हैं, कलर प्रिंट आउट टेक्स लॉट्स ऑफ मनी। So the what I'm trying to say here is that ethics is a very it is something that totally depends upon your morality, your जो consciousness, जो आपकी नैतिक वैल्यूज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। Now the next topic is ethical lapses and organizational culture. देखिए हम लोगों ने जब से बिज़नेस एथिक्स स्टार्ट किया तब से हम यही बात कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़, हमारे मॉरल्स, हमारे कल्चर, हमारा एजुकेशन, लेकिन आप ये सोच के देखिए वी आर नॉट गॉड, राइट। कभी कभी ऐसा होता है जाने अनजाने में, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो वो जो गलतियाँ जाने अनजाने होती हैं जिसके कारण कभी कभी आपसे अपने आप यू गो अगेंस्ट योर एथिक्स, दीज आर कॉल्ड एथिकल लैप्स। मतलब जो बहुत छोटा सा वो टाइम जब आप अपने एथिकल वैल्यू से कोई भी रीज़न से you get overwhelmed or you get emotional, or it is just you just twisted your ethical rules a little, तो उसको जब इसे हम लोग एथिकल लैप्स कहते हैं। और ये जनरली कब होता है जब एक तो कभी गलती से भी होती है, कभी कभी आपके कोवर्कर से, आपके मैनेजर से, बाकी लोगों से आपको बहुत प्रेशर आ जाता है, तो वो डिलेमा अवॉइड करने के लिए वो यूजलेस कन्फ्यूजन,
नहीं होता है कि हम लोग जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी नॉर्मली बात करते हैं कि छोड़ो ना, कौन लफड़े में पड़े, कौन इस बच्चे में पड़े. व्हाट इज इट, यू डोंट वांट टू फॉल इनटू दैट ट्रैप, यू डोंट नॉट फॉल इनटू दैट कन्फ्यूजन, यू वांट टू स्टे क्लियर. सो यू थिंक अच्छा छोटा सा चीज़ है, अपना नहीं जा रहा है, कंपनी का जा रहा है, छोड़ो कौन रिपोर्ट करे. ठीक है, अगर मान लीजिए वही प्रिंट आउट का हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू. छोटा सा बच्चा का अगर निकालना है आपका 10 पेज का प्रिंट आउट, इट्स नॉट अ बिग थिंग. बट देन अगेन वो जो आपकी जो कॉपीज़ प्रोवाइड करता है, जो पेजेस प्रोवाइड करता है वो आदमी, ही सपोज हैज़ टू, यू आर इन अ ऑफिस, आपको वो उसका हिसाब देना पड़ता है उनको, कैसे निकाले नहीं निकाले. तो डू यू थिंक दैट द इट इज़ एथिकल फॉर दैट पियून टू गो ओवर एंड कंप्लेन टू द मैनेजर कि नहीं आप सर, आप वो घर बच्चे आए थे उनके प्रिंट आउट निकाल के गए. ठीक है, तो फिर पियोन बोले छोड़ो बड़े लोगों की बात, हम क्या बीच में बोले. दिस इज स्मॉल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. ऐसे भी नॉर्मली क्या होता है कि वो प्रेशर अवॉइड करने के लिए और आपस में को वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए कभी कभी ये एथिकल लैप्सेस हो जाते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एथिकल वर्कर. तो एथिकल वर्कर्स जो बहुत सिंसियरली अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेटेड हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, जो अपना हाई मॉरल वैल्यूज़ होल्ड करते हैं और चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, सब चीज़. तो क्या कहते हैं, दे आर सर्टन वैल्यूज़ विच आर लाइक कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल द एम्प्लॉयज़, राइट. एक होता है उसमें पहला डेडिकेशन. जब डेडिकेशन क्या है कि आप अपने कंपनी के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं, काम करने से पहले आप पूरा उसमें यू नो अबाउट द कंपनी एंड यू आर डेडिकेटेड दैट द कंपनी ऑल फ्लोरिशेस एंड इट डज वेरी गुड. वो जो डेडिकेशन होता है वो अगर आप में है, देन यू आर एन एथिकल वर्कर. देन इंटीग्रिटी इज मतलब जो वो ऑनेस्टी, एंड आई हैव ऑल्सो सेड इन वन ऑफ माई वीडियोज़, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच वन, कि आपका जो इंटीग्रिटी होता है सिर्फ ऑनेस्टी नहीं होता, इट गोज़ बियॉन्ड द स्ट्रेंथ, इज द स्ट्रेंथ ऑफ वंस कैरेक्टर. कि आप अपने काम में अपने जो भी आप आप जो भी आपका काम है, जो भी उसमें आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं, कहीं मीन नहीं हो रहे हैं, कहीं आप जो भी कैश ट्रांजेक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर कहीं कुछ है तो आप तुरंत बता रहे हैं. मतलब देयर इज़ बेसिकली ऑनेस्टी इन एवरी वे. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी होना कि रिस्पॉन्सिबल होना किसी भी चीज़ के लिए. तो आपको अगर जो ही काम दिया जा रहा है करने के लिए, अगर आप उसको सही तरीके से कंप्लीट करके उन्हें वापस दे रहे हैं, या यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जैसे देयर आर 3 टर्म्स, जैसे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. जब आप किसी को काम करने के लिए इजाज़त देते हैं या किसी काम करने का अधिकार देते हैं, उसे अथॉरिटी कहते हैं. आप उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि वो आपका काम करे, और साथ ही साथ वो पर्सन जो होता है वो अकाउंटेबल होता है कि वो काम ख़त्म करके जो मैनेजर है या जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको दे. तो अकाउंटेबिलिटी, आपका टीम मेंबर है, आप टीम मेंबर से काम करा रहे हैं. तो एक एथिकल वर्कर का क्या होता है कि वो सारे चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे उस काम के लिए. अगर वो सही हुआ तो भी, गलत हुआ तो भी, सही हो तो बाकी लोगों को क्रेडिट भी दे, और अगर गलत हो तो उसको अकाउंटेबल लेने के लिए वो सक्षम होना चाहिए. देन प्रॉपर कोलैबोरेशन. एक एथिकल वर्कर को टीम वर्क को लेके चलना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए. टीम वर्क इज़ व्हाट, इट डज नॉट मीन यू आर अ लीडर ऑफ अ टीम, तो डज नॉट मीन बेसिकली यू कीप ऑन इम्पोजिंग योर थॉट्स एंड योर वैल्यूज ऑन अदर्स. नो, यू आर सपोज टू मोटिवेट अदर्स टू डू प्रॉपर थिंग्स. जैसे जिसको बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल. आप उसको एग्जाम्पल सेट करो खुद काम करके कि आप कैसे काम करोगे. साथ ही साथ अगर आप लीडर नहीं हैं, आप टीम वर्कर हैं, तो आप बाकी लोगों के साथ ही साथ जो आपके लीडर हैं उनके वैल्यूज़ के साथ कंपाइल पे आपको पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करके कंपाइल करके काम करें, कोलैबोरेट करके काम करें. कंडक्ट, आप प्रॉपरली अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, एज इन आप कैसा लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप किस समय पे आ रहे हैं, आप पंक्चुअल हैं, आप प्रॉपर ड्रेस पहने हैं, यू हैव यू डोंट हैव अ बारबेरिक हेयर स्टाइल, यू हैव एक पूरा पूरा ड्रेसेस. सो एक प्रोफेशनलिज्म जो जॉब में दिखना चाहिए वो है आपके पास. देन यू आर ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्कर. जैसे भी आप काम कर रहे हैं, आप ये कमिटेड हैं कि हमेशा हम सही काम करेंगे और कंपनी को भी फ्लोरिश करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम खुद को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे. ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स, जहाँ पे आप वर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है. जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, यू ओपन टू रिलेशनशिप एंड इंफॉर्मेशन, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, देयर इज ऑनेस्टी, फेयरनेस, आप रूमर्स बेकार का नहीं फैला रहे, यू हैव गुड रिलेशनशिप्स. एंड इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप्स इन योर वर्क प्लेस, नो, पीपल कम एंड कन्फाइड इन यू इवन इफ दे हैव अ प्रॉब्लम, एंड यू विल नॉट बी फेसिंग एनी एथिकल dilemma.
नेक्स्ट इज टीम कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस होता है एक साथ मिलके चलना। तो बेसिकली यह है कि आप एक जो भी एथिकल जो कमिटमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, वो ट्राई ये करेंगे कि जितना भी अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बढ़ाए, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाए, साथ ही साथ जिस टीम में वो काम कर रहे हैं उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बने, उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस बने और वो लोग आगे बढ़ते चले जाएं। सब किसी का भी ना किसी दूसरे के लिए काम के लिए क्रेडिट नहीं लेंगे, सबको एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। वैल्यू टू एम्प्लॉयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रस्ट। एम्प्लॉयज़ का जो कंपनीज़ में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का भी जो कंपनीज़ में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अनएथिकल एम्प्लॉयर क्या होता है, they can drive the entire value in entire company in legal trouble. You can go for any corporate frauds, ये सब सारे जितने भी ethical concepts या जो भी concepts जो आए, वो सारे आपके ये जो इतने सारे ethical frauds corporate frauds होने लगे थे, इसके कारण ये सारी चीज़ें आई। तो आप एम्प्लॉयज़ को वैल्यू करें, एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे हों, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, अपने एथिकल कमेटी बना रहे देन स्टिक टू द एथिकल कंडक्ट्स दे हैव मेड, कोड ऑफ कंडक्ट्स दे हैव मेड। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ स्टिक करें दैट गिविंग वैल्यू टू दी एम्प्लॉयज़। देन पर्सनल वेलनेस। एथिकल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ये हमेशा क्या करेंगे, एम्प्लॉयर को मतलब उनका वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, कोशिश करेंगे पब्लिक में। अगर अनएथिकल कोई चीज़ होता है तो हमेशा पर्सन इज़ फिल ऑफ गिल्ट एंड पैरानोया कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, हम मेरे मुँह से कहीं झूठ निकल जाए। कि नहीं होता है, आप बार बार झूठ बोल रहे हो तो एक बार हमेशा याद नहीं रहती, बाद में कुछ और आप झूठ बोल देते हो, तो कभी कभी डर लगा रहता है मन में कि कहीं जो मैनेजमेंट है उसको हमारी सच्चाई का पता चल गया। तो अगर हम शुरू से ही सच बोलेंगे तो नो प्रॉब्लम, राइट। तो वन दे शुड ऑलवेज थिंक अबाउट पर्सनल वेलनेस, क्योंकि ये झूठ बोलना और अनएथिकल बिहेवियर जितने होते हैं एक मेंटल एंजाइटी, टेंशन, पैनिक क्रिएट करते हैं। और अगर आप एथिकल पाथ पे रहते हैं तो क्या होता है, योर माइंड इज़ पीसफुल एंड कूल एंड यू फॉलो थिंग्स प्रॉपरली। Now, what are the core values according to Martin Seligman? Certain core values जो ethical behavior को influence करते हैं वो wisdom and knowledge। विजडम किस चीज़ से आती है? विजडम आपको आपके एक्सपीरियंस से आती है। विजडम आपको जितने आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, जितने लोगों से जो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, दूसरों लोगों के एक्सपीरियंसेस, बिकॉज यू सी देयर हैव बीन लॉट्स एंड लॉट्स बीन बुक्स हैव बीन रिटन डाउन एंड जनरली दे से व्हाट इज़ कि जिस सिचुएशन में आप हैं या जिस प्रॉब्लम में भी आप हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले हैं जिस प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये कोविड-19 वाला थिंग, इफ़ यू इवन थिंक अबाउट कोविड-19, 100 साल पहले भी लोग इस सिचुएशन में आए हैं। आप देखिएगा अब उसमें हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी में एक आर्टिकल भी निकला था कि महात्मा गांधी ने उस समय वो अफ्रीका में थे जब ये स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस दी है। मैक्सिमम ऑफ द गाइडलाइंस स्टिल फॉलो टुडे। सो द थिंग इज़ कि आपका बेसिकली आप जिस सिचुएशन में हैं, आप पहले नहीं है जो सिचुएशन में आए, आपसे पहले बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में, तो उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे डील किया, आप उनसे कुछ सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो आप पढ़ते हैं वो आप सीखते हैं। तो जितने आप नॉलेजेबल होते जाते हैं, जितने आप वाइज होते जाते हैं, उतना ज़्यादा यू फील यू डूइंग द राइट थिंग इज़ द राइट, द एथिकल थिंग इज़ राइट। देन सेल्फ कंट्रोल, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो टेम्पटेशंस होते हैं, उसको अगर आप यू कैन ओवरकम देम, यू कैन एक्सरसाइज योर सेल्फ कंट्रोल, तो ये इंस्टीट्यूशन एज वेल आपके बेनिफिट में जाता है। जस्टिस एंड फेयर गाइडेंस, देर इज़ फेयर ट्रीटमेंट टू द पीपल, जस्टिस होना चाहिए सब लोगों के साथ, और किसी के साथ बायसनेस या स्पेशल ट्रीटमेंट या फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। Transcendence is what? It is recognition of something beyond oneself, more permanent and powerful than oneself। कि ये बेसिकली क्या है ना कि आप ये बिलीव करते हैं कि आप सही करेंगे तो आपके साथ सही ही होगा, ठीक है। कभी कभी जब हम लोग अपने में खो जाते हैं एंड वी थिंक ऑल अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ, तो बेसिकली होता है क्या क्या बोलते हैं बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, शेयर करो, जब आपको शेयर करना चाहिए। तो ये एक बेसिक बिलीव है कि अपने से भी ऊपर कुछ है, बियॉन्ड ह्यूमंस एंड ऑल दैट स्टफ, एंड यू शुड गो बाय, इफ़ यू डू राइट टू द जनरल ह्यूमैनिटी एंड ऐसे भी आप सही करो तो आपके साथ सही ही होगा। लव एंड काइंडनेस, आप लव एंड काइंडनेस इज़ नॉट हैविंग एक्चुअल लव फॉर एवरीवन, इट इज़ बेसिकली एम्पैथी टूवर्ड्स द पीपल,
कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर किसी के पास प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके पास आ रहा है, तो आप उसे दुत्कार के नहीं भगा रहे हो, आप उसका कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली उसके साथ एम्पथाइज कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं उसको उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में. यू आर ट्राइंग टू एम्पथाइज विद दैट पर्सन. करेज एंड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी एज आई ऑलरेडी सेड कि द स्ट्रेंथ ऑफ वंस कैरेक्टर है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने करेजियस हैं, कि भले ही आप कितने भी डायलेमास में आ रहे हैं, कितना ही भी आपको लालच दिया जा रहा है, बट स्टिल आप पे ये करेज है कि आप सत्य का रास्ता अपना सके या एथिकल वैल्यूज़ फॉलो कर सकें. Now next topic is work ethics and workplace. Work ethics basically क्या होता है, ये जितने भी स्कैंडल्स होने लगे थे ना, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, तो उसमें उसके बाद सारे ये एथिक्स का कॉन्सेप्ट आने लगा. तो उसके बाद वर्क एथिक उन्होंने बहुत बनाया, जो जिस वॉज कॉइन्ड बाय मैक्स वेबर वे बैक इन 1904, कि वो आप एक अपने वर्क प्लेस में जो एथिकल प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हैं या वर्टिकल रूल्स आप फॉलो करते हैं या एथिक्स जो आपका रहता है, उसे वर्क एथिक्स कहते हैं. तो ये क्या है, जेन्युइन वर्च्यूज़ हैं सच एज हार्ड वर्क, फ्रूगैलिटीज़ मतलब कितने कंसर्न है टुवर्ड्स योर मनी, ऑनेस्टी, परसिवियरेंस की आप कितने परसिवियर कर रहे हैं, किसी को परसुएट कर रहे हैं काम करने के लिए, इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर्स टुवर्ड्स द कोर वैल्यू, कोर ऑफ द वर्क एथिक. तो इसमें जब क्या क्या चीज़ आती है, पहले जैसे होती है अकाउंटिंग. तो जितने भी अकाउंटिंग में क्या है कि जितने भी आपके कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी आपने मनी इधर से उधर किया है, किसी को दिया है, किसी से लिया है, जो आपके एसेट्स है और जो आपके लायबिलिटीज़ हैं, वो प्रॉपरली कैश स्टेटमेंट में आना चाहिए. जो कॉर्पोरेट फ्रॉड है एनरॉन का, वो सिर्फ इसी पे बेस्ड है पूरा, कि उन्होंने सारा का सारा जितना भी कितने बहुत सारे कंपनीज खोल दिए, इधर का कैश उधर दिखाया, इधर का डेप्ट उधर दिखाया, और हमेशा कंपनी का बहुत रोजी पिक्चर दिखाया. तो क्या हुआ, स्टॉक वैल्यू हमेशा बढ़ता ही चला गया. लेकिन जब एक्चुअली किसी ने जो विसल ब्लोअर था वहाँ का, उन्होंने आके जब पर्दाफाश किया तो स्टॉक एकदम तुरंत से गिर गया. जब स्टॉक गिरा तो बहुत सारे लोगों की पेंशन भी गई, बहुत से लोगों के जो जो सैलरी थी बेसिक जो उनकी, वो भी गई. तो अकाउंटिंग हमेशा हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया, देखिए क्या है ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, टेक से बैठे, जैसे हमने बताया कि ईमेल आप उस समय एक्सेस नहीं कर सकते हैं पर्सनल, उस समय आप सोशल वेबसाइट भी नहीं एक्सेस करते, आप फेसबुक और ये बाकी जो ट्विटर वगैरह खोल के ऑफिस आवर्स में ना बैठे. ठीक है, ये अनएथिकल है. साथ ही साथ अगर आपको कोई बात किसी कंपनी की अच्छी नहीं लग रही है, आप सोचिए आपका परिवार है, यू हैव अ फैमिली. अगर आपके भाई बहन में लड़ाई होती है तो क्या आप अपने भाई की शिकायत जाके फेसबुक पे करते हैं? नहीं ना. या फिर अपने बच्चों की शिकायत आप जाके फेसबुक पे करते हैं? नहीं ना. सिमिलरली व्हेन यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन, एक हेट स्पीच बनाना या कुछ गलत लिखना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये बहुत गलत है. ठीक है, ये दिस इज़ एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू शुड गो टू द एथिकल कमिटी, यू शुड गो टू द ग्रीवेंस हैंडलिंग अथॉरिटी जो है. ये नहीं कि उनके बारे में पूरा गलत, अरे यहाँ पे ऐसा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये सब होता है. हाँ, अगर इमेंस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ बियॉन्ड योर कंट्रोल, देन यू कैन गो देयर, यू कैन बी अ विसल ब्लोअर. आपको सारे उसके सबूत है आपके पास कि सारी गलतियां हो रही हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, आप विसल ब्लोअर बने, आगे बढ़ें और पर्दाफाश करें, वो दूसरी चीज़ होती है. लेकिन उसके बारे में हेट स्पीच लिखे, उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर देता है. उसके बाद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाला अड़ जाएगा कि हम ये फालतू चीज़ हम लोगों के बारे में बोल रहे हैं, निकालो. देन दे आर रूल्स फॉर स्टैकिंग आउट द पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉयज, दैट कैन नॉट बी डन, राइट. नेक्स्ट इज हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब ये हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये रेशियल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, और वेज इनइक्वालिटी के कारण भी हो सकता है. जो आप जब भी आप वहाँ पे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एंड बीइंग अ फीमेल और फॉर दैट मैटर बीइंग अ मेल ऑल्सो, इफ़ यू आर हरास्ड बाय सर्टेन पर्सन सेक्शुअली, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. अगर आप किसी को उसके कास्ट के बारे में, उसके रेस के बारे में लेके उसको हरास कर रहे हैं, उसको ताने दे रहे हैं कि तुम फलाने कास्ट के हो, तुम्हारा तो ऐसा ही, दिस इज़ रॉन्ग अगेन. साथ ही साथ वेज इनइक्वालिटी, अगर आप एक ही पोस्ट में काम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि फलाने कम्युनिटी को हम ज़्यादा पैसा देंगे और इसको नहीं देंगे, दिस इज़ अगेन रॉन्ग, विच हैपन्स, विच इज़ देयर बट शुडंट बी हैपनिंग. ठीक है, ये अनएथिकल है और इसके खिलाफ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, एंड वन नीड्स टू स्टिक टू दीज एक्ट्स.
There are various examples given here. The PDF will be provided in my description box. आप उसको जाके पढ़ सकते हैं. Right, the basic thing इसका यही है. Then health and safety, with again said in many of my videos, not repeating again, कि health और safety और welfare जो है 3 major issues हैं. पहले क्या था कि बहुत एक्सप्लॉयटेशन था, तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता था. कैसे भी प्रोविजंस में, कैसे भी कंडीशंस में लोग काम करते थे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, पैसे चाहिए थे. लेकिन धीरे धीरे लॉज अमेंड होते चले गए और अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है रिगार्डिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. तो अभी क्या है कि उनको जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट में है, फैक्ट्रीज़ एक्ट, अगेन यू कैन गो टू द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू इट, कि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे आपके हेल्थ के लिए है कि क्या क्या चीज़ हेल्थ ऑफिसर होता है, सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑफिसर होता है, वेलफेयर के लिए होता है. वो आपको सारा है कि आपको एक कंजस्टेड जगह में आदमी से काम नहीं कराना है, कितना स्पेस प्रोवाइड करना है, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, डोर्स विंडोज़ होना चाहिए, पेंटेड होना चाहिए. देन वहाँ पे बहुत सारे कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स होते हैं. किसी किसी ऑक्यूपेशन में जब आप काम करते हैं तो किसी में आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है. तो ये सारी चीज़, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर हो रही है तो आप उसको प्रॉपर इक्विपमेंट दें कि उनको ना हो. या फिर जो फ्यूम्स निकल रहे हैं उसको कैसे करें, एनवायरनमेंट को बेसिक बचाने के लिए लॉकआउट वगैरह ना करें. राइट. देन सेफ्टी ट्रक्स, लैडर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीन गार्डिंग, इलेक्ट्रिकल जनरल, ये सारे चीज़ जो हैं वो सारी चीज़ के देंगे. इन 2019 एन ILO रिपोर्ट फोकस्ड ऑन राइज ऑफ साइको सोशल रिस्क एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. क्योंकि अभी जो रिस्क जो है ना, वो बेसिकली जो किसी भी इंडिविजुअल का है वो मेंटल, क्योंकि अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक मेजर टॉपिक हो गया है. मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन, दीज आर द इन कीवर्ड्स राइट नाउ. नो, बिकॉज काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस वन इज़ फेसिंग ऑल द टाइम, कि जॉब इनसिक्योरिटी होती है कि किसी प्राइवेट जॉब्स में आपको कब निकाल दें, डिमांड्स बहुत हाई होती हैं कि आपको वर्क प्रेशर बहुत हाई रहता है. और जितना आप एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, अगर आपको उससे रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है, आपको उनकी छूट नहीं दी जा रही, इतनी ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है, तो आपको वो आपका स्ट्रेस और आपकी एंजाइटी क्रिएट करता है. और ये सारे जो एंजाइटी स्ट्रेस है, ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. साथ ही साथ पूरा दिन आदमी ऑफिस में बैठा रहता है तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है. देन देर इज़ अल्कोहल कंजम्पशन, इंक्रीज सिगरेट स्मोकिंग, ईटिंग डिसऑर्डर्स इज़ अ मेजर थिंग. सुबह सुबह लोग कुछ खाते हुए, बिना खाते हुए निकल जाते हैं, एंड वन सेज दैट वन शुड नेवर स्किप अ ब्रेकफास्ट. तो ये सब क्या होता है, अभी तो एज लॉन्ग एज द पीपल आर यंग, दे डू नॉट फील दैट. अभी तो यंग पीपल, दे आर फिल्ड विद पैनिक अटैक्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम. लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है, उन लोगों की उम्र बढ़ती चली जाती है, यही चीज़ दिखता है. Right, you look at your grandparents, their grandparents, they have strong teeth and beautiful hair even at 90s. But we have our white hairs even in our 30s. Why is that? This is a stress related thing, and they have had good food and good living style right from the very beginning, good air, no pollution. But we are faced with various type of pollution threats. साथ ही stress management करो. Then technology and privacy, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ जो अपने डेटा देते हैं उसको प्राइवेट रखें. वो किसी को दे नहीं. राइट. वो किसी को, हम हर एक इंडिविजुअल की अपनी प्राइवेसी होती है. राइट. वो प्राइवेसी को दे शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट विथ प्राइवेसी शुड नॉट बी हैम्पर्ड. और जो कंपनीज होते हैं वो अगर मेल्स देख रहे हैं या इंटरनेट ब्राउज़र हिस्ट्री देख रहे हैं तो वो नहीं देखना चाहिए, वो कंपनी का नहीं करना चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा फ्रॉम अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अगेन 45% of the employees track the content, keystrokes and time spent on keyboard, and 43% store and review computer files as well as monitor email. बट ये कंपनीज का, ये जो एम्प्लॉयज़ का प्राइवेसी है, ये तो एम्प्लॉयज़ बताएंगे ना कि क्या चीज़ वो चाहते हैं एक्सेस हो, क्या नहीं एक्सेस हो. तो जब टेक्नोलॉजी हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन उसको अच्छे के लिए यूज़ करें. किसी भी, दिस इज़ राइट टू प्राइवेसी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, विच शुड नॉट बी हैम्पर्ड इन एनी केस. Then again something bigger than the self, that I already said, कि आप
जब ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आपके अपनी कुछ इच्छाएं हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप सबसे पहले ट्राई क्या करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करें, ताकि दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी हो, दोनों का ग्रोथ हो, दोनों अच्छे से जागे जाए। बिकॉज यू बिलीव इन क्रिएटिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जहाँ पे यू बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन एंड स्ट्रैटेजीज आर रियली लुक्ड into unconditionally and you work for it, then you will create something really good in which both you as well as your organization is really more benefited. आप मोटिवेटेड होते उससे करने से, आप जब ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस होता जाता है तो आप जो आपके मैनेजर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अपने पीयर्स का सपोर्ट मिलता है और जूनियर्स भी ग्रो करते हैं, साथ ही साथ आप भी ग्रो करते हैं। और जब एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है तो दे फील गुड, उसके उनको सिर्फ ये लगता है कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आई एम मेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन बिग, आई एम मेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन अ ब्रांड, इसका गुडविल इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है। कंडक्टिंग पर्सनल बिजनेस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आप ऑफिस आवर्स में हो तब आप अपना पर्सनल फ़ोन्स यूज़ करके डॉक्टर अपॉइंटमेंट, पर्सनल यूज़ ये कंप्यूटर यूज़ करके या ईमेल्स एंड सोशल वेबसाइट्स जो चैट है वो सब नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आता है कैसे एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा इसलिए आता है कि मान लीजिए क्या कहते हैं, एक बंदर ने फ़ोन किया एंड दे से कि पर्सनल यूज़ के लिए आप कंपनी का फ़ोन ना यूज़ करो, लेकिन मान लीजिए उसका बच्चा बीमार है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो क्या एथिकल है? तो मोस्ट कॉमन रूल ऑफ थंब इज टू चेक विद द HR मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट अकाउंट्स एज एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसीज़। जब ऑर्गेनाइजेशन में आदमी आता है उसी समय कंपनी के रूल्स, जो इंडक्शन पीरियड रहता है, उनको सारे रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह बताए जाते हैं। साथ ही साथ जब एथिकल कमेटी बनती है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, तो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां उन्हें सारे जो भी मेन रूल्स वगैरह सब बताए जाते हैं। तो अगर आप पहले ही बात कर लो HR से, पहले ही सब चीज़ क्लियर करके रखो, तो ये और ईजी हो जाती है। नाउ टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेसेस, एज ऑलरेडी सेड, कि कोई काम करता है, वो शांत रहता है, दूसरा जन उसकी क्रेडिट ले जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, फाइनल में दिख भी जाता है। बट देन अगेन कि आप अगर फाइनल प्रोडक्ट में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उतना ना करो फिर। लेकिन होता है कि इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मान लीजिए आप टीम में काम कर रहे हैं, 2 या 3 लोगों का एफर्ट है, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकल के आता है तो जो वीक वर्कर होता है वो भी इक्वली मोटिवेट होता है, ही कंट्रीब्यूटेड टू समथिंग गुड। बट देन अगेन क्योंकि टीम है कि सबको आपको देना है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, जो बेस्ट वर्कर इज़ लाइक ये तो पूरा का पूरा मेरा है, तो हम बाकी लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिलाएं? ठीक है, तो ये दोनों ये भी एक डाइसी सिचुएशन सा बन जाता है। तो सबसे पहले यही होता है कि द बेस्ट वे टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ कि इसे होना न दो। टीम मेंबर्स जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे लेगो जो उस काम में बढ़िया हैं, जो काम में अच्छे हैं, और मिलके काम ख़त्म करो। Harassing behavior we already discussed. Harassing and discrimination should not be there. They should not be harassed mentally, sexually or physically. वहाँ पे किसी को आप गलत तरीके से छूना, धक्का देना, ये सब भी नहीं होना चाहिए। You get agitated on something, एक heated debate हो जाता है, तो आप ये नहीं कि आप उसको हरास करने लगो, उसको तंग करने लगो, या you start using bad words, ये भी नहीं होना चाहिए। देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू द वर्क प्लेस डिलेमा। तो हम लोगों ने तो बहुत बात कर ली कि बहुत सारा डिलेमास हो सकता है, जैसे फ़ोन यूज़ करो कि नहीं, क्या यूज़ करो। तो बेसिक गाइडलाइन यही है कि रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करो, पॉलिसीज़ जान लो कंपनी की क्या है। देन अगेन अनदर थिंग इज़ द कंपनी वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट के रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो क्या होते हैं वो भी जो भी नए कॉन्सेप्ट बनते हैं या जो भी नया एथिकल्स होता है, वो एथिक्स होता है, वो भी रूल्स में एम्बेडेड हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि स्टेप 1 इज़ डॉक्यूमेंटिंग द इश्यूज़। तो आपकी जो भी वर्क प्लेस की जो पॉलिसी है उसको कंपनीज फिलॉसफी, मिशन स्टेटमेंट और एक को गाइडेंस के लिए आप बना दो, क्योंकि आप जब उसका मिशन स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसी समय उन्हें पता चल जा रहा है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन वाले को, एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, क्या नहीं करना है।
पहले आपने एक वर्क प्लेस पॉलिसी बनाई, उसके बाद आप एम्प्लॉयज़ को उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में प्रोग्राम में डाल दो, और अगर एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल बनाओ उनके एक्शंस के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ कि आप एम्प्लॉयज़ को अलर्ट कर दो कि किसी कोई भी परफॉर्मेंस या इंटरेक्शन की जब सुपीरियर या सुपरवाइज़र के साथ करते हैं तो उनके क्या पर्सनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये एक एम्प्लॉय हैंडबुक होना चाहिए जिसमें जितने भी मिसिंग पॉलिसीज़ और जो भी है वो आप डालते जाओ, नया नया पॉलिसीज़ बन रहा है वो भी डालते जाएं, और वो आपका हैंडबुक हमेशा एम्प्लॉयज़ के पास है। और एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ले एम्प्लॉय से कि आपके पास ये हैंडबुक है, या आपने वर्क प्लेस पे जितनी भी जो पॉलिसीज़ बताएगी आप उसको समझ गए हैं, ठीक है। जो भी वर्क प्लेस एथिक्स का जो भी आपको ट्रेनिंग दी गई है वो आप समझ गए हैं। सेकेंड स्टेप इज ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर द अपकीपिंग वैल्यूज़। पहले जो आपने एथिकल वैल्यूज़ बनाया, हैंडबुक बनाया, उसे लिख दिया, सब चीज़ कर दिया, एक आपने एक एक्नॉलेजमेंट उनसे ले लिया कि भैया हमने आपका हैंडबुक आपका मिल गया है, हमने सबसे चीज़ समझ लिया है। दूसरा है कि आप एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कीजिए कि कैसे एड्रेस करें और एथिकल डायलेमास सॉल्व करें। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड रोल प्ले क्या होता है जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप उनको दे आर गिवन ब्रोशर्स और गिवन वर्बल ट्रेनिंग एज वेल, और उसके बाद उनको बताया जाता है कि ये है, देन उनको केस स्टडी दिया जाता है कि आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा डिलेमा आया तो आप क्या करेंगे। तो उस समय उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिखते हैं, उसके हिसाब से इवैल्यूएट करके भी उनको करेक्ट किया जाता है। देन वर्क प्लेस एथिक्स सिमुलेशंस सच एज मिसअप्रोप्रिएशंस ऑफ कंपनी फंड्स, इम्प्रॉपर वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स, ये सब सारी चीज़ एग्जाम्पल्स देके उन्हें बताया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स। आप एग्जीक्यूटिव को असाइन करो, जो भी एथिकल कमिटी का है, एक जो भी डिपार्टमेंट है उसमें एक एग्जीक्यूटिव इंचार्ज शुड बी देयर हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वट एवर वर्क प्लेस एथिक्स क्राइसिस टेक प्लेस। जब भी ऑर्गेनाइजेशन का हो कि अगर वो हो, मतलब बेसिकली है कि अगर वो एग्जीक्यूटिव है फॉर दैट एथिक्स हैंडलिंग और नॉट, बट दे शुड नो दैट इन एनी डिपार्टमेंट इफ दे हैव अ प्रॉब्लम हु इज़ द कंसर्न पर्सन दे शुड मीट। और आपका जो अभी थर्ड पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियल हॉटलाइंस एश्योर एम्प्लॉयज़ एनोमिनिटी विच इज़ कंसर्न फॉर विसल ब्लोइंग एक्शंस, कि जो कंप्लेन कर रहा है या किसी को देख रहा है कि गलत काम कर रहा है वो आके इनको बता रहा है, अगर आपके जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स को बता रहे हैं तो उनको इंश्योर करना है कि उनकी जो आइडेंटिटी वो है वो छुपी रहे, क्योंकि कभी कभी आपस में प्रॉब्लम भी हो सकता है कि तुमने मेरा क्यों कंप्लेन किया या समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज़ द लीगल एंड प्राइवेट एंगल। तो ये अभी रिसर्च और जितना भी पहले क्या है कि आप जितने भी एथिक्स बनते हैं दे शुड बी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। इट कैन गो बियॉन्ड लॉ इन सेंस कि वो जहाँ लॉ ख़त्म होता है वहाँ एथिक्स शुरू होता है। कभी कभी किसी किसी बुक में दिया हुआ है कि आपका लॉ में बोला हुआ है कि आप हेल्थ के बारे में सोचो वर्कर्स का। इफ़ यू गो बियॉन्ड हेल्थ तो आप एक फ्रूट भी पकड़ा दे रहे हो उस आदमी को जहाँ पे वो काम कर रहा है। दैट इज़ बेसिक एथिक्स थिंग कि आप उसको एकदम अंडरमाइन काम करा रहे हैं, तो बेसिक थोड़ा बहुत आप करके दे रहे हैं। तो दूसरा है कि आप सस्पेंशन, टर्मिनेशन, जो भी अगर कोई विसल ब्लोअर है, मतलब जो कंपनीज़ के अगर फ्रॉड्स हो रहे हैं और वो पहले कंप्लेन कर रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर वो कंपनी से बाहर आकर लोगों को बारे में बता रहा है तो ये नहीं कि आप उसको सस्पेंशन कर सकते हैं, उसके काम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ दिस इज़ एम्प्लॉयज़ राइट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विसल ब्लोइंग लॉ ऑफ पब्लिक पॉलिसी। थर्ड इज़ आप लीगल एडवाइस लो फॉर द एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट्स एट वर्क प्लेस एथिक्स, जहाँ पे ऑर्गेनाइज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस की लीगल लाइबिलिटी है उनको फैक्ट्रीज एक्ट मेंटेन करना है, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट का जो मेंटेन करना है, देन उनको जो भी जिस भी प्रोविज़न के अंदर वो आते हैं, जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है उसके अंदर वो आते हैं, उसके हिसाब से उन्हें अपना काम ख़त्म करके रखना है, अपने लॉज बुक अपना लॉज फॉलो करने हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स बनाने हैं, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, रजिस्टर्स बनाने हैं, वो बना के वो अच्छे से रखेंगे, किसी भी एंगल से वो कहीं लीगल या प्रॉब्लम में ना फंसे। तो क्या होगी, किसी के एम्प्लॉय को प्रॉब्लम नहीं होगी तो सब चीज़ अच्छे से चलेगा। कीपिंग द स्टैंडर्ड इंटैक्ट। अभी पहला है कि आप वर्क प्लेस आप वर्क पॉलिसी सब बना रहे हैं, वर्क एथिक्स के लिए आप सब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। एक होता है क्रिएट करना, एक होता है मेंटेन करना। क्रिएट करना इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, यू कैन क्रिएट इट, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल हियर एंड देयर, सब चीज़ आप क्रिएट करना बहुत आसान करता है, लेकिन
उस तरीके को, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो है कि आप अपना स्टैंडर्ड इंटैक्ट रखो, चाहे आप जो भी एम्प्लॉयज़ आपके वर्क प्लेस जितना भी जो भी वर्क प्लेस एथिक्स के जितने भी कंसर्न्स है उसको आप एड्रेस करते रहें। जब भी आपके पास कोई कंप्लेन आए, आप सेम इंटेंशन, सीरियसनेस और कोई भी पोजीशन हो एम्प्लॉय का, लेकिन आप सेम इंटेंशन और सीरियसनेस से सुने। फिर आप जो रूल्स हैं वो सेम रूल्स होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स हो। एंड अप्रोच एवरी इशू विद इक्वल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंपनी पॉलिसी। जो भी कंपनी की पॉलिसी हो रही है, अगर ग्रेड ए का वर्कर है तो उसके लिए अलग इंटरप्रिटेशन और ग्रेड डी का वर्कर के लिए अलग इंटरप्रिटेशन, ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सेम टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन। इफ द प्रिंट मैनेजर इज टेकिंग आउट प्रिंट आउट from the companies for the child from the company's computer, और उसका प्रिंटिंग का पेपर है, तो उनको पीओन को भी यह हक होना चाहिए कि वो निकाले अगर वो कंपनी के पॉलिसी में है तो, राइट। Now next is the workplace violence. This is one very trivial, मतलब sorry not trivial but very important issue. क्या होता है, कभी कभी आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मन में वो घृणा बन जाती है, और होते होते कभी कभी बातचीत में बहस हो जाती है, लोग येल करने लगते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद ये चिल्लाना कभी कभी ना इट लीड्स टू फिजिकल वायलेंस, एंड दिस इज वर्क प्लेस वायलेंस विच शुड नॉट बी देयर इन एनी फॉर्म। ये आपके एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, विजिटर्स को, इन जनरल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बहुत हैम्पर करता है। देयर शुड नॉट बी एनी वो शुरू होता है एक दूसरे को थोड़ी बहुत हम धमकी देके, और कभी कभी बहुत सीरियस फॉर्म ले सकता है। अब रिस्क प्रोन एक्टिव जो एरियाज़ होते हैं, तो ये जॉब्स जनरली होते हैं जब वहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जब पीपल थोड़े से अनस्टेबल लोग हो जाते हैं कि हम कैसे करें, और प्लेसेस वेयर वन हैज़ टू वर्क अलोन और आइसोलेटेड साइट्स आर आल्सो वेरी वनरेबल, कि जहाँ पे सोशल लाइफ होता है वहाँ पे तो ठीक होता है, लेकिन जहाँ अकेले काम होता है, साथ ही साथ जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडिंग प्लेसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड केयर, जहाँ पे अल्कोहल सर्व होता है या अल्कोहल मिलता है, या रात में जनरली जो क्राइम रेट्स होते हैं वो रात में ज़्यादा होते हैं, वो प्रोन एरियाज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन वर्कर्स हु एक्सचेंज मनी विद द पब्लिक, डिलीवरी ड्राइवर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कस्टमर सर्विस एजेंट्स। अभी कोविड-19 का हुआ ना, तो कोविड-19 वाले में आपने बहुत लगा देखा होगा कि वो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उनके बिल्डिंग्स में रहने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ कभी कहीं मारपीट हो जा रही है। दैट इज़ व्हाट इज़ वो तो उन कोविड वर्कर्स के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो तो हेल्थ वर्कर्स का तो वर्क प्लेस है ना, लेकिन वर्क प्लेस पे उनके साथ हरासमेंट हो रही है, तो हरासमेंट हो रहा है या फिजिकल वायलेंस हो रहा है, विच इज़ रॉन्ग। तो इस सब के लिए क्या होता है, लॉ आ गया है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि एम्प्लॉय सबसे पहले एक कंपनी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, कि जो भी इस इस फिज़िकल अब्यूज़ या फिज़िकल हरासमेंट में जाता है उन्हें आप सीधा निकालो, ठीक है। A well written and implemented workplace violence prevention program should be there, which should be which should be combined with proper administrative controls, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वायलेंस इश्यूज नहीं हो वैसा चीज़ देखना। टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स जिसमें होता है, एक होता है डिसरप्टिव बिहेवियर, जहाँ पे आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को यू वेव आर्म्स और जेस्चर्स दिखा रहे हैं, वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं, और अगर कोई लेजिटिमेट रिक्वेस्ट भी कर रहा है, जो सही रिक्वेस्ट भी कर रहा है, तो उसको आप डिनाई कर दे रहे हैं। दूसरा होता है थ्रेटनिंग बिहेवियर, जब आप थ्रेट्स दे रहे हो कि हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे, दैट इज थ्रेटनिंग बिहेवियर। और वॉलेंट बिहेवियर, आप जब एक्चुअली असॉल्ट कर देते हैं, पर्सन को एक्चुअली मार देते हैं फॉर एनी अनरीजनेबल कॉज और वट एवर द पर्सन थिंक्स दैट इज अ रीजन कॉज। तो दीज आर द वेरियस वर्क प्लेस वॉलेंस, वेरियस वर्क बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इन जनरल इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला है कि क्विक इंटरवेंशन। जैसे ही पता चले कि किसी में प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले उसमें इंटरवीन करें और उसमें दे ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। देन आप एचआर का डिपार्टमेंट का रोल देखें कि ऐसे सिचुएशन में क्या चीज़ करना चाहिए, वो लोग क्या पॉलिसीज़ है जो भी है कंपनी की। देन जो भी दोनों पार्टीज़ हैं जिसके आपस में प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जो भी इशू भी है, एक तो दोनों जो भी जिसमें बीच में लड़ाई होने वाली है या हो रही है या जो भी है, उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करें, जो इशू है उससे सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करें,
उसके बाद आप एक क्लियर एक्सपेक्टेशंस बना दें फॉर द नीड ऑफ क्विक रिजोल्यूशन फॉर द कंसर्न। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, और जब दोनों पार्टी आपस में बात करके दे कम टू अ सोल्यूशन तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, उसको मॉनिटर करें, और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से काउंसलिंग करें ताकि वो लोग आपस में ना लड़ें। वार्निंग साइंस क्या क्या होती है जनरली, जो ये प्रॉबेबली वर्क प्लेस वायलेंस का, कि आप किसी के पर्सनल रीसेंट वर्क से अपसेट हैं, सस्पिशियसली बिहेव कर रहे हैं, यू आर अपियरिंग अनप्रिपेयर्ड फॉर योर वर्क, जो नॉर्मल वर्क एक्टिविटी उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ द ऑल मेंटल स्ट्रेस। दूसरों को वर्बली यूज़ करें, छोटे छोटे बात पे चिल्लाने लग रहे हैं, जो सुपरवाइज़र बोल रहे हैं उसका बात नहीं मान रहे हैं, दूसरे वर्कर्स को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर अगर कोई काम ख़त्म नहीं कर पा रहे तो घर के लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। देन बीइंग सस्पिशियस ऑफ अदर्स, हैविंग ग्रजेस, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यू ड्रिंक एंड यू शो अप एंड यू एट योर वर्क, आप इनअप्रोप्रिएट रोमांटिक अटैचमेंट्स दिखा रहे हैं वर्क प्लेस पे, या किसी सुपरवाइज़र या कुली को फॉलो कर रहे हैं, सुपरवाइज़र को थ्रेटन कर रहे हैं, आप ये डेवलपिंग अनयूजुअल फैसिनेशन टुवर्ड्स द वेपन्स, being confined or booked with a violent act outside work, disclosing plans to hurt or attack people at work, आप दूसरों से बात कर रहे हैं। अब कैसा है कि attitudes that might suggest potential violent action include desiring to stay home, acting morally superior or self-righteous, having a sense of personal entitlement, getting abused or feeling wronged or victimized, ये सारे वर्क प्लेस वायलेंस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिलीविंग दैट नो अदर ऑप्शन exist except violence, knowing about imminent violence and violent behaviors can keep minimize the occurrence of the workplace violence। जो भी वर्कप्लेस वायलेंस इज व्हाट, कि जब आपस में लड़ाई हो जाती है वर्क प्लेस में, उसको वर्क प्लेस वायलेंस बोलते हैं। तो ये ग्रीवेंस में भी नहीं आ रही है, तो आप तो ग्रीवेंस हो रही है तो आपको कंपनी से ग्रीवेंस हो रही है, आप ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। आपको एम्प्लॉय से ये क्या हो रहा है कि आप ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी के पास भी नहीं जा रहे हैं, आप एथिक्स ऑफिसर के पास भी नहीं जा रहे हैं, आप अपने मैनेजर के पास भी जा रहे हैं, आपस में लड़ के बात सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आई वॉज थ्रू एंड यू कुड अंडरस्टैंड वट एवर द concept was. And if you have any doubt, please do put in a comment in the comment section. And if you like the video, please press the like button, follow my channel. Happy learning, stay safe, bye bye.